दोस्तों अब मैं लेके आ चुका हूं आप लोगों के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एकदम डिटेल वीडियो जिसके अंदर सारे के सारे सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, अब मैं फिर से बोल रहा हूं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले रिव्यू डाला था, पेपर आसान है भाई। अगर आपको मुश्किल लग रहा है उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है दोस्तों, ये जो आप एग्जाम से पहले यूट्यूब पे बैठते हो ना, दिस इज द वर्स्ट थिंग। आप लोग इसलिए YouTube पे बैठते हो क्योंकि फाउंडेशन में आप लोगों के वन शॉट से काम चल जाते थे, आपको वही आदत पड़ी हुई है और आप उसको इंटर में कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, और आधे जने तो इसको फाइनल में भी कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अरे भाई वो सीए का एग्जाम है, लोग अटेचिया भर भर के लेके जा रहे हैं, उनसे तब वो इस पेपर पास नहीं हो रहा फाइनल का, तो आपको क्या सीए हल्का लगा क्या? सर आप पेपर इजी कह रहे हो बट एग्जाम तो हम देखे आए, हमें एग्जाम में मुश्किल लगता है, एग्जाम में बैठने के बाद मुश्किल लगता है। अरे दो भाई, घर पे आसान लगा के करोगे क्या क्वेश्चन को? एग्जाम में इजी लगना चाहिए ना, पास तो एग्जाम करना है ना, या घर पे गाने सुनते हुए तुम्हें आसान लगना चाहिए पेपर? तुम्हारे पढ़ने का तरीका ही सही नहीं। हर जना मैं जिसको बोलता हूं आसान है, मेरे स्टूडेंट तो कह रहे हैं, अभी मेरी जितनों से बात हुई मैं आपको सच्ची बता रहा हूं, मेरी मतलब नाम नहीं लूंगा, उसने बोला सर मैं तो पूरा अटेंड करके आई हूं, किसी ने बोला सर मैं 95 का अटेंड करके आई हूँ, किसी ने बोला सर मैं 85 नंबर का अटेंड करके आया हूँ। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ और मेरे को उन पर विश्वास है कि वो लोग सही भी करके आए होंगे। वो कितने नंबर बता रहे हैं मैं कुछ बोलूंगा नहीं, किसी ने मेरे को बोला इतने नंबर आएंगे, किसी ने इतने बोले, मैं ना उनका कमिटमेंट मैं लेना चाहता हूँ, ना मैं उनका नाम डिस्क्लोज करना चाहता हूँ, और ना मैं ये बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे बोला है कि मैं इतने नंबर लाऊंगी इतने नंबर लाऊंगा। बट मैं अंदर से खुश हूँ भाई। क्यों? क्योंकि वो लोग, मैं उनको 500 क्वेश्चन देता हूँ, 550 क्वेश्चन एफएम के वो हाथ से करके गए हैं भाई, कैसे पास नहीं होंगे? मेरे स्टूडेंट वो नहीं है जो यूट्यूब पे जा जाके बैठेंगे अभी एग्जाम से एक दिन पहले, 1.5 दिन पहले। ये दिक्कत आपको आ क्यों रही है? कभी सोचने की कोशिश करी है आप लोगों ने? बट नहीं, हम क्या करते हैं, यूट्यूब पे जाके बैठ गए, हम कभी इधर घूम गए, इसके नोट्स उठा लिए, उसके नोट्स उठा लिए, अरे भाई इसकी राइटिंग अच्छी है, ये पकड़ लो वो पकड़ लो, ऐसे पास हुआ जाता है क्या भाई? सीए का एग्जाम है वो, सीए याद रखना। और एक बात और बता दूं मैं आपको, जिस हिसाब से साइंस की नौकरियां जा रही है ना, उतना ज्यादा प्रेशर हमारे कॉमर्स के ऊपर पड़ रहा है, और कॉमर्स में तेजी से भीड़ आ रही है। अभी पास नहीं हुए ना, अगले 1 साल के अंदर अंदर पास होना और मुश्किल हो जाएगा, इतना ज्यादा क्राउड एकदम से सीए के अंदर आ रहा है। आप लोगों को पता चल रहा है या नहीं पता चल रहा, मुझे नहीं पता, बट जब से एआई आया है, साइंस में नौकरियां जा रही है ना, सीए पे इतना ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है ना कोर्स के ऊपर, आप सोच नहीं सकते, क्राउड आ रहा है तेजी से। अब मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, आप लोग वैसे पास हो जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेरे को पूरी उम्मीद है आप लोगों से, आप लोग पास हो जाओगे। अगर बाय चांस पास नहीं हुए तो ये बात ध्यान रख लेना, जिंदगी में भले वो कोई सा भी एग्जाम हो, अकाउंट्स हो, लॉ हो, ऑडिट हो, एफएम हो, एसएम हो, टैक्सेशन हो, यूट्यूब पे मत बैठना एग्जाम से पहले। वो 1.5 दिन आपको पढ़ने के लिए दिया है, आपको सोशल मीडिया चलाने के लिए नहीं दिया है। आप उस 1.5 दिन में पढ़ के जाओ भाई, पढ़ के जाओ, ठीक है? मैं यूट्यूब पे डालता हूं जिसे मेरे स्टूडेंट देख पाए, मुझे पता है मेरे स्टूडेंट क्या पढ़ाई करते हैं, मैं उनके हिसाब से सारी चीजें डालता हूं। वो बात अलग है, बाकी स्टूडेंट भी देखते हैं, बड़ा ही मुझे भी मोटिवेट करते, सर पढ़ के मजा आ गया, बट मैं सबसे पहले अपने स्टूडेंट्स की तरफ देखता हूँ। आज मैंने रिव्यू बनाया ना, तो मैंने अपने स्टूडेंट से बात करी, उन्होंने कहा सर, मतलब मैं आपको मैसेज दिखा सकता हूँ आते, सर पेपर तो बहुत अच्छा हो गया, एसएम तो बहुत ही आसान थी, एफए में थोड़ा बहुत ट्रिकी लग रहा था, बट हमने करने की कोशिश करी तो हमसे हुआ तो है, हम करके तो आए हैं। उन्होंने ये बात बोली। तो भाई अभी मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूं, अगर वैसे तो आप पास, पास होने के बाद आप सीए में फाइनल में भी जाओगे तो प्लीज यूट्यूब पे कम से कम टाइम देना। और इंटर में भी अगर किसी का सेकंड ग्रुप या फर्स्ट ग्रुप बाकी है तो प्लीज यूट्यूब पे कम से कम टाइम देना। आप लिख लिख के करो, वो फाउंडेशन था, फाउंडेशन अभी का इंटर दोनों बिल्कुल अलग है, ठीक है? अब मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में ये पूरा डिस्क्रिप्टिव आंसर्स बता रहा हूं, ठीक है? आप लोग ध्यान से देखो और आप लोगों को फील आएगा यार ये पेपर आसान था, हो सकता था, हमारी प्रैक्टिस कम रह गई क्योंकि हम घूम रहे थे। आप पढ़ाई कर रहे थे बट आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। और एक बात और बता दूं, मैं पिछले 2 साल से इसी चीज में बड़ा इरिटेट हुआ हूँ, सारे जने यूट्यूब पे घूमते दिखाई देते, मेरे से तो सहन होता भी नहीं। मैं सही बता रहा हूँ, इसी सारी चीजों को तोड़ने के लिए मैंने कुछ ना कुछ इसका एक तोड़ निकाला है, जो मैं 16 जून को लेके आ रहा हूँ।
मेरे को कोई वो नहीं है कि मैं उससे पैसे कमाऊंगा, कुछ करूंगा, बट वो बहुत बड़ा तोड़ है इस चीज का आपको यूट्यूब से बचाने का। एक ऐसी कॉन्क्रीट चीज है जिसके बाद किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना कोई मैं उसमें अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने की कोशिश करूंगा। आपको इतने मिनिमम कॉस्ट पे दूंगा सबको कि आपको लगेगा कि हाँ यार ये फ्री के बराबर है। ठीक है, 16 जून को पूरा पूरा मेरा ट्राई चल रहा है कि मैं 16 जून को वो लेके आऊं, और 100% कह रहा हूं, 100% कह रहा हूं, वो इतनी कंक्रीट चीज है कि आप लोगों को वो चीज देख के मजा आ जाएगा। अभी तक कोई नहीं लेके आया, मैं पिछले 1.5 साल से उसी चीज पे लगा हुआ, मैंने पूरा जोर लगा दिया उसको बनाने में। आपको सही बता रहा हूं, आप पढ़ना उससे, आपको मजा आ जाएगा। वो क्या है अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा मैं उसको, मेरे को अभी महीना भर और लगेगा तैयार करने में। तारीख याद रख लेना, 16 जून आपको मिलने वाला है। वो क्या है बाद में आपको पता चलेगा। ठीक है, अभी आप लोग आ जाओ। अभी भाई लोगों, ये हमारे एमसीक्यूज है, इसमें मैंने सीधे सीधे टिक कर दिया है। ठीक है, अब इसके बाद सबसे पहले भाई लिवरेजेस का क्वेश्चन है। ये मुश्किल हो ही नहीं सकता। ये तभी मुश्किल लगेगा जब आप 5-6 क्वेश्चन कर जाओगे और फिर उसके बाद कहोगे हमसे एग्जाम में हो नहीं रहा। कैसे होगा, आपको देखना पड़ेगा। मुझे एक बात बताओ, क्या लिवरेजेस में हम ये नहीं सीखते क्या भाई कि यहाँ पे फिक्स कॉस्ट है तो इसका चेंज और इसका चेंज सेम होगा, अमाउंट में, अमाउंट में सेम होगा? क्या ये नहीं सीखते क्या हम? तो अभी हमें पता है क्या दिया हुआ है। अभी हमें दिया हुआ है 5% इंक्रीज इन सेल्स हुआ। क्या हमें सेल्स पता? नहीं पता, तो सेल्स को x ले लिया, तो चेंज इन सेल्स 0.05x आ गया। क्या चेंज इन कंट्रीब्यूशन उसका 40% आ गया, तो क्या 0.02 सेल्स कंट्रीब्यूशन में चेंज आ गया। और जो कंट्रीब्यूशन का चेंज है भाई, वही तो इसका चेंज है। देखो ना आप इधर, इधर देखो ना, उसी का तो चेंज है 9,000, उसी का तो चेंज है। तो चेंज इन कंट्रीब्यूशन बोलो भले चेंज इन ईबीआईटी बोलो, एक ही बात है। तो इससे हमें पता चल जाएगा, हमने दोनों को इक्वेट कर दिया। चेंज इन कंट्रीब्यूशन 0.02 सेल्स आया और चेंज इन ईबीआईटी 9,000 आया, इक्वेट किया तो 4.5 लाख हमारा सेल्स का अमाउंट आ गया। और सेल्स का अमाउंट आ गया तो उसके बाद तो सारी चीजें हो ही गई। ठीक है, यहाँ पे सेल्स आ गई 4.5 लाख, इसको हमने बढ़ा दिया 5% से। कॉन्ट्रीब्यूशन अपना आप ही 5% से बढ़ेगा, आपको पता है, क्योंकि जो चेंज सेल्स का है वही कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज का सेल्स चेंज है। अभी आप और देखो अगला क्या है। अच्छा एक बात और बता दूं मैं आपको, अभी इधर देखो, ये कितना है, फिक्स कॉस्ट आ गई। अब इसके बाद इंटरेस्ट भी क्या रहेगा, 30,000 रहेगा, और ईबीआईटी अपने पास आ गया 15,000 और 24,000। अब हमसे क्या पूछा सीधे, कंबाइंड लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज और ऑपरेटिंग लेवरेज। पता है स्टूडेंट को कहाँ दिक्कत आती है, सर ये तो निकल गया था हमसे, ये तो निकल गया था 4.5 लाख वाला। अब उसने हमसे बोला कंबाइंड लेवरेज निकालो, ऑपरेटिंग लेवरेज निकालो, फाइनेंशियल लेवरेज निकालो। सर किससे निकालेंगे, परसेंटेज चेंज इन वाले से निकालेंगे। अरे भाई वो जो परसेंटेज चेंज इन वाला फॉर्मूला लगता है ना, वो पहले साल के लिए लगता है। तो आप भले पहले साल से आंसर निकालो, भले परसेंटेज चेंज से निकालो, दोनों के आंसर सेम आएंगे। आपको पता है ये बात। आधे जने कंफ्यूज है, सर बताया नहीं पहले साल का निकालना है दूसरे साल का, ये तीनों लेवरेज। अरे भाई वो जो परसेंटेज वाला फॉर्मूला है वो इसका निकलता है और यही निकालना है, तो चाहे तो सीधे इसकी मदद से निकाल लो, चाहे तो परसेंटेज चेंज इन वाले मेथड से निकाल लो। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें एक ही बात क्रैक करनी थी कि इसका चेंज और इसका चेंज सेम रहेगा। अगर जिसने ये बात क्रैक कर ली, आंसर आ गया। अब बताओ क्या हार्ड था भाई, और क्या आप सीख के नहीं गए लेवरेजेस में? क्या लेवरेजेस में ये नहीं पढ़ाया जाता कि यहाँ पे जो इम्पैक्ट आएगा, यहाँ पे जो इम्पैक्ट आएगा वो प्रोपोर्शनेट नहीं होगा बट अमाउंट तो सेम रहेगा? क्या पढ़ाया नहीं गया क्या भाई? पता है ना आप लोगों को, मुझे नहीं पता बताया नहीं बताया, बट मैं तो बताता। ठीक है, अब आगे आ जाओ। अब तुम सोचो कि बिल्कुल ही तुम्हें यूं थाली में परोस के दे दो, ये लो करो क्वेश्चन, ये तुम्हारे स्टडी मैट के है, ले लो। और फिर एक टीचर आके बोले मेरा 100% मेरी बुक से पेपर आया था, सीए है बाबू, सीए। पास होना है तो दिमाग लगाना पड़ेगा, सिर्फ क्वेश्चन 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 करने से कुछ नहीं हो। ठीक है, अब आके देखो ये अगला क्वेश्चन, ये कैसे कोई गलत कर सकता है? ये सीधे सीधे कन्वर्टेबल का है। मैंने वो फैंटास्टिक 50 लिए थे, उसमें बार बार बोल रहा था कि इस बार कन्वर्टेबल आएगा। उससे पहले मैंने एबीसी एनालिसिस निकाला, उसमें मैंने बोला इस बार कन्वर्टेबल आने के चांसेस, ये आ गया कन्वर्टेबल। लो 5 नंबर का, ये तो गलत हो ही नहीं सकता। बिल्कुल ही फैला फैला के दे दी चीजें। अब सब कह रहे सर इसमें कोई दिक्कत आ रही थी। अरे कहाँ से दिक्कत आ रही थी, भाई ने परसेंटेज ही बता दी 10 और 12 लेने हैं आईआरआर के। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? तभी तो दिए ना ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स, परसेंटेज ही बता दी। तो सर दिक्कत हमें ये आ रही थी कि हमारा आंसर ये दोनों रेट लेने से 85 से ऊपर ही आ रहा था हमेशा। वो इसलिए आ रहा था भाई तुम टैक्स माइनस करना भूल गए। यहाँ पे ये 5.6 लेना है, टैक्स माइनस करना भूले हो। आप 8 को डिस्काउंट कर रहे थे और बार बार इस क्वेश्चन में ये बताया जाता है भैया 8 को डिस्काउंट मत कर देना, उसमें से टैक्स माइनस करके डिस्काउंट करना।
अगर आप सीधे 8 को डिस्काउंट कर रहे हो, आप हमेशा 85 से ऊपर ही रहोगे और कहोगे सर 10 और 12 से सॉल्व ही नहीं हो रहा, अरे कहां से होगा? ठीक है, तो ये अपना किसका है, ये अपना कन्वर्टेबल का है। शेयर वैल्यू कैसे निकालते हैं आपको पता है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू उसकी प्राइस आज की, या जब उसको कन्वर्ट करेंगे तब की, जब कन्वर्ट करेंगे तब की, तो क्या इसमें 5 साल की ग्रोथ नहीं जोड़ी जाएगी? 5 साल की ग्रोथ जोड़ी जाएगी तो आंसर आएगा 22.44। 22.44 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिडीमेबल वैल्यू आएगी 112 और 105, विच एवर इज हायर, 112 और इधर 112 आएगा। ठीक है, 112 और 105, विच एवर इज हायर, 112। तो बस ये रिडीमेबल वैल्यू होगी। कैसे गलत हो सकता है ये रहा तुम्हारे सामने सॉल्यूशन, गलत हो ही नहीं सकता। सो रेशियोज बहुत मुश्किल था। अरे कैसे था भाई, आपको दिक्कत कहां आ सकती है रेशियो में दिक्कत ही नहीं आ सकती। कैसे आएगी आप देखो ना एक बार। टोटल डिविडेंड कवरेज रेशियो था। क्या तुम्हें टोटल डिविडेंड का मतलब समझ नहीं आता क्या? क्या उसमें प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर दोनों नहीं आने चाहिए आपके हिसाब से? नहीं आएंगे क्या दोनों? मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि मेरी बुक में इस क्वेश्चन को रख के बैठा हूं मैं, नहीं है भाई, सीधी सी बात है। बट क्या आप इसमें दिमाग नहीं लगा सकते कि टोटल वर्ड क्यों यूज किया? गधा है क्या वो टोटल डिविडेंड यूज कर रहा है जो वर्ड? उसको पता है ना कि मैं दोनों डिविडेंड रखना चाहता हूं, तभी तो किया है उसने ये वर्ड। तो जिसने भी पेपर बनाया बहुत समझदार आदमी है, बहुत समझदार आदमी है, क्योंकि उसने इसमें टोटल डिविडेंड वर्ड यूज किया है। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ही प्यारे तरीके से बनाया, ना कोई एआई से बनाया गया पेपर है, जिसने बनाया अपने दिमाग से बनाया है और बहुत ही प्यारा बनाया है। तो ये टोटल डिविडेंड आ गया 12 लाख प्लस 3 लाख, ये तो कैपिटल है। तो अब अपन एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले पीई रेशो दिया हुआ है और पीई रेशो के साथ आपको मार्केट प्राइस दी हुई है। देखते ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि ईपीएस आ जाएगा। ये रहा, आ गया ईपीएस, ईपीएस आ गया भाई। अब इसके बाद मुझे बताओ और क्या दिया हुआ है? टोटल डिविडेंड कवरेज रेशो दिया हुआ है। तो टोटल डिविडेंड कवरेज क्या होगा? दोनों डिविडेंड किससे कवर होते हैं? मैं हमेशा वो छतरी वाला एग्जांपल लेता हूं तो कोई भूल ही नहीं सकता, दोनों नेट प्रॉफिट से कवर होंगे, डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस प्रेफरेंस आ गया। नेट प्रॉफिट क्या होता है भाई? नेट प्रॉफिट होता है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी, मतलब अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी प्लस डिविडेंड प्लस पीएस डिविडेंड। सर अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी कैसे आएगी? क्या आपके पास ईपीएस आया हुआ है? भाई इसको नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दो ना, तो ये आपके पास आ गया अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी 6 लाख। अब इस 6 लाख में आप क्या जोड़ोगे? पीएस डिविडेंड, तो वो है नहीं, एक्स ले लिया। नीचे क्या लेना है? इक्विटी प्लस पीएस डिविडेंड। इक्विटी का डिविडेंड हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है डिविडेंड यील्ड से, तो ये डिविडेंड यील्ड से आ चुका 1.6, तो नीचे ले लोगे इक्विटी का डिविडेंड। सर 192 कैसा है? नंबर ऑफ शेयर से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, प्लस पीएस डिविडेंड, और फिर हम इससे एक्स निकालेंगे। एक्स हमारे पास आ गया, पीएस डिविडेंड आ गया और पीएस की कैपिटल पता है तो डिवाइडेड बाय पीएस कैपिटल रख दिया, हमारे पास उसका परसेंटेज आ गया भाई। अरे भाई क्वेश्चन ऊपर नीचे कर दिया कि मैंने? ये बीच में घुस गया, सॉरी। कहाँ गया मेरा आंसर? अरे भाई, अरे मेरा आंसर, अच्छा मैंने ऊपर ही कर दिया था क्वेश्चन पेपर में, सॉरी, यहीं पे कर दिया था मैंने। रुको एक सेकंड, कहाँ डाल दिया मैंने आंसर? ये रहा। ये देखो पीएस डिविडेंड कैसे आएगा? 27,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख। 3 लाख क्या है? पीएस कैपिटल, 9% आंसर आ गया। टोटल डिविडेंड पेड तो आ ही गया था पहले टू इक्विटी शेयर होल्डर 192 ऑलरेडी आ गया था। ईपीएस आ ही गया भाई, और फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अभी अपन ने पढ़ा था, ऊपर पैट आता है उस फॉर्मूले में, ऊपर पैट आता है ना भाई, ये रहा पैट, नेट प्रॉफिट का मतलब पैट ही होता है। तो 6 लाख प्लस ये जो 27,000 आया था वो, तो टोटल आंसर कितना आ गया? 6,27,000 आंसर आ गया भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? 2A। 2A को मैंने सॉल्व ही नहीं किया, सबसे आसान क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट डिसीजन का, हर जगह ये क्वेश्चन घूमता रहता है और ये सीधे सीधे इसमें तो कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, तो इसको मैंने सॉल्व किया नहीं, क्योंकि हर जगह ये क्वेश्चन घूमता रहता है। इसमें आप लोग अभी टाइम वेस्ट मत करना, ये जो करके आया उसका सही होगा। ठीक है, जिसको इन्वेस्टमेंट डिसीजन आता था। अब आता है 2B। 2B भाई, 2B पता है कौन सा है? पेबल्स मैनेजमेंट का क्वेश्चन है 2B, इतना आसान। और तुम्हें पता है वो जो फैंटास्टिक 50 कराए थे उसके अंदर मैं कहा था पेबल्स मैनेजमेंट आने के चांसेस है। ये लास्ट के 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसको कर लेना याद से। मैं ये नहीं बोल रहा क्वेश्चन सेम था, बट जो हमारी बुक में था वो तो मैंने कराया था, उसके हिसाब से तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा। इसमें कुछ है ही नहीं। इसमें क्या बोलता है भाई? एक जगह 2% डिस्काउंट है, 75,000 की वैल्यू है, और हम 3 महीने की जगह 1 महीना कर देंगे पेमेंट का। बट साथ ही साथ क्या बोलता है? बैंक ओडी 10% है। ये सबको समझ आता है, दिक्कत पता है कहाँ थी? बीच में जब टैक्स रेट आ दोस्तों आईपैड बंद हो गया था। तो अब अपन देखते हैं 2B का आंसर। 2B में क्या है दोस्तों? आपको 2% का क्या मिल रहा है? डिस्काउंट मिल रहा है,
और साथ ही साथ आपको ये तभी मिलेगा अगर आप 1 महीने में पेमेंट कर दोगे। नॉर्मली आप 3 महीने में करते हो, बट आप मुझे एक बात बताओ, 1 महीने में करोगे तो आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी ना भाई। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बैंक ओडी की फैसिलिटी लेनी पड़ेगी 10% से। सर यहाँ तक तो क्वेश्चन समझ आता है, जैसे ही टैक्स आ जाता है ना दिमाग खराब कर देता है सर। दिमाग खराब करने वाली कोई बात ही नहीं है। मैं इसको 2 तरीके से कराता हूँ, आप भी दोनों तरीके से कर सकते हो, टेबल बना के भी कर सकते हो और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, सीधे परसेंटेज से भी कर सकते हो। मुझे बताओ क्या डिस्काउंट हमारे फायदे की बात है, बैंक ओडी क्या हमारे नुकसान की बात है? क्या ये हमारे नुकसान की बात है भाई? तो आप मुझे एक बात बताओ, डिस्काउंट का परसेंटेज निकालो। सर डिस्काउंट आ रहा है 2%, 1500 और 73,500 पे आएगा। ये पेबल्स मैनेजमेंट पढ़ते हैं तब समझ आता है ये बेस क्यों लेना होता है। और इसका 1 माइनस आपको पता भी होगा, प्रिंसिपल अमाउंट करके फॉर्मूला भी होता है, इंटू 12/2 किया क्योंकि पेबल्स का क्वेश्चन है। तो ये पूरे साल भर का बना दिया हमने 12.245%। क्या इस पर टैक्स होगा? टैक्स टैक्स तो हर जगह से हटेगा ही हटेगा। तो क्या ये 8.5715 आ गया? तो ये हमारे बेनिफिट की बात है। और हमें इस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो हमारे नुकसान की बात है। वो 10%, इसमें से 30% टैक्स हटा दिया, 7%। तो इस तरीके से तो मैं कराता हूँ, साथ में मैं इस टेबल को बना के भी कराता हूँ। 1 मंथ और 3 मंथ। 1 मंथ में क्या होगा, इतना पेमेंट करना होगा, 3 मंथ में इतना पेमेंट करना होगा। 1 मंथ में भाई ब्याज लग जाएगा, ब्याज लग जाएगा, लो ब्याज लग गया, बट यहाँ कोई ब्याज नहीं होगा तो खाली छोड़ दिया। फिर इसमें से क्या हो जाएगा, टैक्स हटेगा। टैक्स हटेगा क्योंकि जितना ये पेमेंट करना है उसमें से क्या टैक्स बेनिफिट मिलता है, आप लोगों ने पढ़ रखा है पीजीबीपी में, तो टैक्स बेनिफिट मिल गया। उसके बाद ये पेमेंट आए, बोलो पेमेंट कम कहाँ पे हो रहा है, इधर हो रहा है, इसका मतलब डिस्काउंट ले लो। इसका आंसर भी है डिस्काउंट ले लो, इसका आंसर भी है डिस्काउंट ले लो। मैंने भी सारे क्वेश्चन 2-2 तरीके से कराता हूँ, क्रेडिट पॉलिसी, डिस्काउंट पॉलिसी और फिर उसके बाद पेबल्स। ये सारी चीजें 2-2 तरीके से कराते हैं और अपनी अपनी आईसीआई के मेट में दिया हुआ है भाई, मेट में दिया हुआ है, फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 2 भी हो गया भाई। अच्छा, इसके बाद मैंने ये वाला क्वेश्चन नहीं किया क्योंकि ये हर जगह पता है आपको, सारी किताबों में घूमता रहता है, फ्री क्वेश्चन है ये तो। प्रेफरेंस शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, रेट ऑफ रिटर्न, सीओ कॉस्ट ऑफ इक्विटी सबको पता है, इसलिए मैंने इसको नहीं कराया। वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं भाई दोस्तों, पेपर खत्म हो गए, मस्ती मारो। ठीक है, मस्ती मारो। सर इतना डरा दिया, कहाँ से मस्ती मारे, डराया कहाँ मैंने? मैंने तो आपको बोला कि गलतियां हो रही है तो क्यों हो रही है उसका रीजन बताया। अगर आप सही करके आए तो क्यों डर रहे हो आप? डरो मत, आपका अच्छा होगा, आप पास हो गए। एएफएम पढ़नी है दोस्तों अब अपने को साथ में, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब दोस्तों ये आ जाओ, सर ये क्वेश्चन क्या था? अरे कुछ नहीं था, आप जाओ अपने स्टडी मैट में कैश मैनेजमेंट में जाओ, उसका इलस्ट्रेशन नंबर 11 देखो, आपको इसका आंसर मिल जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बट इसके अंदर फिर से वही बात, सर टैक्स रेट डाल दी। सर ये टैक्स रेट इतना परेशान करता है, हम बता नहीं सकते आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमसे ज्यादा है क्या टैक्स रेट? सबसे पहले कैश साइकिल निकाल लेंगे, सबको आती है ये, आर प्लस डब्ल्यू वाला सिस्टम है इसके अंदर। तो 60 दिन प्लस डेटर के 90 दिन माइनस क्रेडिटर के 30 दिन, सॉरी डेटर के 60 थे, इन्वेंट्री के 90 थे, फिनिश गुड्स के, और 30 दिन वो थे पेबल्स के, तो हटा दिए, 120 दिन आ गया। कैश टर्नओवर निकाल लिया 3, मतलब वो कितनी बार घूमेगा वो निकाल लिया 3। फिर कितना बैलेंस ऊपर आपको होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आते हैं डिवाइडेड बाय ये 3 करते हैं, आपको पता है। अब ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैसे आएंगे, बहुत आसान है। इसके बाद शायद आप लोग मेरे को बोलोगे सर कहाँ आसान है, सेल्स कितनी है भाई, 200 लाख। सर इसमें से प्रॉफिट हटा दो, ये कह रहा है बाकी सारे खर्चे ऑपरेटिंग है, तो 200 में से 10% हटाया तो 20 हटाया तो क्या 180 बचा। और हम सर इसको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मान के आ गए, मान के आ गए हो, ठीक है, हो सकता है सही हो जाए, बट लॉजिकली तो सही नहीं है ये, क्योंकि ये नेट प्रॉफिट है भाई, नेट प्रॉफिट मार्जिन, इसको पैट बोलते हैं। तो ये जो 180 आया है ये पैट आया है, ये जो जो 20 आया ना, 200 इंटू 10% जो प्रॉफिट आया वो पैट है। पैट है तो इसको पहले क्या करो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बनाओ। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स बनाएंगे ना, तो यही ईबीआईटी होगा और यही ईबीटी होगा, क्योंकि इंटरेस्ट है नहीं। तो जो कहना चाह रहा था ना कि नॉन ऑपरेटिंग कुछ नहीं, वो बताना चाह रहा था इंटरेस्ट नहीं है, और इंटरेस्ट ना होने के कारण यही अर्निंग बिफोर टैक्स है और यही ईबीआईटी। तो ये है ऑपरेटिंग, ये है हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम माइनस करेंगे सेल्स में से, तो ये बचेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो मेरे हिसाब से 171.43 आना चाहिए, और मेरे ख्याल से कोई 180 लेके आएगा उसका भी सही करेगा, क्योंकि इसमें अजम्पशन माना जा सकता है दिस 10% इज बिफोर टैक्स। अगर ये माना जाएगा तो 180 भी सही है, और अगर ये माना जाएगा आफ्टर टैक्स तो फिर ये इस तरीके से सॉल्व होगा, ये इस तरीके से सॉल्व होगा। आया ना मजा, आया? अब बोलो नया डेटा कलेक्शन पीरियड, इतनी प्यारी चीज छुपी हुई है इस नए डेटा कलेक्शन पीरियड के अंदर। बोलता है 60% लोग डिस्काउंट ले लेंगे, 60% लोग क्या ले लेंगे इसमें, डिस्काउंट ले लेंगे। तो बताओ, डिस्काउंट ले लेंगे 60% लोग, और जो डिस्काउंट लेगा उसका पेमेंट 30 दिन में होगा। इसको करने का तरीके 2 होते हैं भाई, ये आपने पढ़ा होगा। अपन जब क्रेडिट पॉलिसी डिस्काउंट पॉलिसी वाला करते हैं, उस क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर अपन इसको करके देखते हैं कैसे करते हैं, पीरियड इंटू जितने लोगों ने डिस्काउंट लिया प्लस पीरियड इंटू जितने लोगों ने डिस्काउंट नहीं लिया, याद है ना आपको? तो वैसे अगर अपन करेंगे तो क्या 40% ने डिस्काउंट नहीं लिया, जो लोग डिस्काउंट नहीं लेंगे उनका पीरियड अभी भी 60 दिन रहेगा, 60 दिन रहेगा, तो 60 इंटू 40%,
60 इंटू 40% 24, और जो ले लेंगे 30 इंटू 60% 18। क्या आंसर 42 आ गया। एक और तरीका है, पुराने वाला ले लो 60, और जिन्होंने डिस्काउंट लिया है उतने लोगों को यहां से हटा दो। 30 इंटू 60% 18 भी यहां से हटा सकते हो, 42 यू भी आएगा। दोनों तरीके हैं निकालने के, आपको जैसे निकालना हो वैसे निकाल लेना। ये निकालने के बाद अब की बार जो यहाँ पे 60 जोड़ा था उसकी जगह 42 जोड़ेगा, फिर ये हमारा 102 आएगा, फिर से 360 से डिवाइड होगा 3.53 आएगा। फिर मिनिमम कैश बैलेंस इस बार वही 171.43, कोई चाहे तो इसको 180 ले सकता है, और ये हमारा आंसर आ गया। रिडक्शन कितना हो गया भाई 57.14 पूछा है उसके अंदर। रिडक्शन इन कैश कितना आ रहा है, तो 57.14 पहले चाहिए होता था। तुम्हारा आंसर यहाँ पे अलग 60 आ सकता है, पहले ही बता रहा हूँ। तो 57.14 माइनस 48.56, तो पीछे कितना बचा है 8.58। दिस इज रिडक्शन इन कैश। अब इसके ऊपर 10% की सेविंग होगी, 12% की सेविंग होगी, ऊपर 12% रेट दी हुई है। ठीक है, ये आ गया। अब बताओ क्या हमारी जेब से डिस्काउंट भी तो खर्च हो गया, तो डिस्काउंट माइनस करेंगे तो उसने नेट पूछा था, तो नेट तो भाई माइनस आ रहा है, तो कोई सेविंग नहीं है। नेट पूछा है, वर्ड देखो नेट पूछा है, डिस्काउंट भी तो हमारी जेब से गया है, कोई माइनस। ये पूछा है ना नेट, तो नेट है भाई, तो आंसर आ गया माइनस। क्या कंपनी अडॉप्ट करेगी, नहीं, क्योंकि कंपनी को लॉस हो गया, कंपनी को लॉस हो गया। क्या आप लोगों को बात समझ आई, बात समझ आई भाई आपको। एक बात और बताऊं मैं आपको, एक डाउट आ सकता है किसी को, सर कैश डिस्काउंट है ना, कैश डिस्काउंट से क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे फर्क नहीं पड़ेगा क्या। यहाँ पे जो आप कैश डिस्काउंट दे रहे हो, तो क्या ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे फर्क नहीं पड़ेगा क्या। अरे भाई, कैश डिस्काउंट खर्चा नहीं है, कैश डिस्काउंट से पैसा कमाता है, तो वो सेल्स पे इफेक्ट डालेगा, कभी भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे इफेक्ट नहीं डालेगा। कैश डिस्काउंट अफेक्ट्स सेल्स, इस पे इफेक्ट आएगा भाई, इस पे इफेक्ट थोड़ी ना आएगा 171.43 पे। समझो, गहराई को समझो। सर हमें तो डाउट आया ही नहीं था, आप लेके आए हो डाउट, तो लाया हूं तो बता रहा हूं। तो किसी को लग सकता है सर कैश डिस्काउंट तो ऑपरेटिंग खर्चा है। अरे ऑपरेटिंग खर्चा है तो 200 में से छेड़ो ना उसको, 171.43 से क्यों छेड़ रहे हो। समझ रहे हो क्या आप लोग। तो ये खर्चा तो उतना ही रहेगा, ये कम हो जाएगा, उससे प्रॉफिट में चेंजेस आ जाएंगे, बट ये तो अब इतना ही रहेगा 171.43, और जो 180 लेके आए वो 180 रहेगा। दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द सॉल्यूशन। तो मैंने आपको घटिया घटिया क्वेश्चन करा दिए, दो क्वेश्चन मैंने नहीं कराए, वो हर जगह घूमते रहते हैं। सर एसएम का बता दो, एसएम का बताऊं मैं आपको, ये लो, मैं कह रहा हूं बी कैटेगरी में भी मत जाओ। ये आया, ये आया, ठीक है, ग्लोबल ग्लोबल वाला आया, कस्टमर बिहेवियर आया, चैनल्स आए, स्टेबिलिटी और स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस आए, तो भाई सारी चीजें आई है। ये लो 7S मॉडल आया, क्या बताऊं मैं अब इसके बाद, आप एक बार देख लेना। मैं कह रहा हूं इसमें आपको बी कैटेगरी में भी नहीं जाओगे ना, तो भी 35 नंबर का पेपर आपको ए में से मिल जाएगा। ये कोई मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ इतना देखा, जो पिछली बार नहीं आए हुए वो इस बार डाल दिए, और जो पिछले से पिछली बार आए हुए, जो पिछले से पिछली बार आए हुए दोस्तों, बंद हो गया आईपैड और जरूरत भी नहीं है शायद, जो पिछले से पिछली बार आए हुए दोस्तों, उसमें से आधे डाले आधे नहीं डाले। दिस इज ए कैटेगरी, आप भी बना लेना, अगली बार आप भी बना लेना, तो थोड़ी सी मेहनत लगेगी, ठीक है, थोड़ी सी मेहनत लगेगी। तो दोस्तों अब मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग वैसे पास हो, भरोसा रखो, ठीक है, आप लोग पास हो जाओगे। आप लोगों का कॉस्टिंग बहुत सीधे सीधे किताब में से आया था, आप लोगों के एक्सपेक्टेशन बढ़ गए थे एफएमएसएम से, और आप लोगों को लगा वहां पे भी सीधे उठ उठ के आएगा, हम चेप चेप के आ जाएंगे, ऐसे नहीं होता, ठीक है। आप लोग पास हो, बट एक बात ध्यान रख लेना, जिंदगी में लास्ट का 1.5 डेज कोई भी यूट्यूब पे नहीं रहेगा। देखो हम टीचर है, हमारा काम है यूट्यूब पे वीडियो डालना, हम डालेंगे, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। आपको कंट्रोल करना है, आपको समझना है कि नहीं, हम तो जो आता है हम वही पढ़ के जाएंगे। दिस इज द पॉइंट, ठीक है, दिस इज द पॉइंट। 15 जून का वेट करना, कुछ बढ़िया आएगा और बहुत बढ़िया आएगा। 15 जून तारीख याद रख लेना, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं, बाय बाय। फॉलो कर लेना दोस्तों सीए निपुण मोदी को, जिससे अगली बार कोई भी अपडेट आए तो आप यूट्यूब पे देख पाओ, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना दोस्तों सीए निपुण मोदी को। जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। और एक बात और बता दो, फाइनल में ये टीचर एएफएम भी पढ़ाता है, ठीक है। चलो बाय बाय, बाय बाय दोस्तों।